हम्म। हाँ, एक मिनट। 271059 Kelvin, 21.18 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, 21.18। फर्स्ट क्या है 27 देखते हैं। 1 mole of NaCl, 1 mole of NaCl on melting absorbs 30.5 kilojoule, तो Q is equal to plus 30.5 kilojoule, and its entropy increased by delta S is equal to 28.8 joule Kelvin inverse. What is the melting temperature? तो QP is delta H दिया है। ओ सिंपल हो गया, फिर डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी मेल्टिंग टेम्परेचर, बस हो गया 30.5 किलो जूल इंटू 10⁻³ बाई के बाई टेम्परेचर टी, तो इससे 1059 केल्विन आएगा। ये सिंपल है। 28 जो है, ऑक्सीजन इज हीटेड फ्रॉम 300 to 600, so T1 is 300, T2 is 600 at constant pressure 1 bar. Okay? हाँ। हाँ। What is the what is the increase in molar entropy? Increase in molar entropy, तो मोलर एंट्रोपी चेंज कितना होगा? ये कांस्टेंट प्रेशर दिया है। ओके, तो मोलर हीट कैपेसिटी दिया है। डेल्टा एस एट कांस्टेंट प्रेशर होता है Cp इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी, ठीक है? तो Cp ln T2 बाई T1, ठीक है? तो Cp ऐसे दिया है। अच्छा, Cp इज टेम्परेचर डिपेंडेंट है, फिर ये हम लोग इंडिपेंडेंट लिए थे, ठीक है? तो ये फॉर्मूला है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होने से तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी। तो कांस्टेंट प्रेशर डी क्यू इज कांस्टेंट प्रेशर में डेल्टा सी पी डी टी, हाँ सी पी डी टी बाई टी इंटीग्रेशन कर लो। तो सी पी कितना है? इतना है। तो सी पी का वैल्यू पुट कर दो 25.5 प्लस 13.6 इंटू 10⁻³ 13.6 इंटू 10⁻³ टी माइनस 42.5 इंटू 10⁻⁻ कितना 7, इतना कम टी स्क्वायर। ओके, डी टी, ये सब डी टी बाई टी इसको करना है। तो इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट 25.5 ये है, हाँ 25.5 ln T2 बाई T1 ln 600 बाई क्या 300, और उसके बाद कितना आएगा? हाँ 13.6 इंटू 10⁻⁻ डी टी आएगा, टी टी कैंसिल हो गया, डी टी आएगा। डी टी मतलब ये होगा 13.6 इंटू 10⁻³ T2 माइनस T1, यही ना? तो प्लस माइनस, उसके बाद माइनस 42.5 इंटू 10⁻⁷,
ये है टी स्क्वायर डी टी बाई टी, टी टी कैंसिल, तो टी डी टी मीन्स टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर बाई टू, मतलब 600 स्क्वायर बाई टू माइनस 300 स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। तो ये करने से हमारा 28 हो जाएगा, 27 28 हो गया। ओके, 29 मत करो, ये कार्नोट इंजन का क्वेश्चन है, फिजिक्स में आता है, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं आता है। तो कार्नोट इंजन करने के बाद ये कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो। ओके, 30 तुम लोग ट्राई करो, हो जाएगा, बन जाएगा। तो अभी हम लोग गिब्स फंक्शन पढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा? अच्छा, 28। 28 का क्या है, फॉर्मूला है डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, डी क्यू होगा सीपी डी टी बाई टी। ठीक है, तो सीपी का वैल्यू ये दिया है। ठीक है, सीपी का वैल्यू ये दिया है, तो सीपी डी टी बाई टी करना है, सीपी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, दिस डी टी बाई टी, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है ना, डेल्टा डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर होता है सीपी डी टी, होता है कि नहीं, डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी डी टी, सीपी वैल्यू दिया है, तो सीपी डी टी बाई टी करके इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट करना है, टेम्परेचर 300 टू 600, तो जो आएगा वही होगा आंसर। तो कुछ 21 पॉइंट कुछ आया ना, तो इसको सॉल्व करो, जो आएगा 21 पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेशन ठीक से देखो, 21.18 दिया है, आंसर भूल भी हो सकता है, लेकिन सही से कैलकुलेशन करो, जो जो मैंने लिखा हूँ उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो, आ जाएगा। एलएन है 2.303, मल्टीप्लाई किए कि नहीं एलएन में, एलएन को लॉग करने के लिए 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं फिर नेक्स्ट थ्योरी में। तो ये क्वेश्चन ये पूरा कर लोगे, ये 4 ठो क्वेश्चन बना लोगे, लेकिन ये 29 छोड़ दो, ये फिजिक्स का है। तो हम चलते हैं फिर नेक्स्ट थ्योरी में। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरी देखो, ये है, हम लोग पढ़ेंगे क्या, गिब्स एनर्जी। हाँ, उसका आंसर देखेंगे बाद में, कैलकुलेशन करने से आएगा। मैं जो फॉर्मूला बताया 21 दिया है, 21.18 दिया है। हाँ, वही 21 के आसपास आएगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, एंट्रोपी से हम लोग सब सिस्टम का एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स निकाल नहीं सकते, इजी नहीं है, निकाल सकते हैं, इट इज डिफिकल्ट प्रोसेस, calculation complicated, or formula is not simple. Okay, so that's why we are using a new term in thermodynamics, so that is known as uh, gibbs free energy, G। तो हम लोग फ्री एनर्जी यूज करते हैं G, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। ठीक है, तो और एक फ्री एनर्जी यूज करते हैं A इज इक्वल टू U माइनस टी एस। तो इसमें G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, इसको आज की डेट में फ्री हटा दिए, गिब्स एनर्जी बोलते हैं, दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी। और H है एंथैल्पी, T है टेम्परेचर इन केल्विन, S है एंट्रोपी, और U है इंटरनल एनर्जी। समझ में आया? तो क्वेश्चन है G क्यों पढ़े हम लोग, G क्या है, क्या बता रहा है, G का डेफिनेशन क्या है, G है
ए है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। जी क्या है? जी इट इज ए स्टेट फंक्शन। इट इज ए स्टेट फंक्शन। It is also an extensive property. Okay, and mathematically G equals to H minus Ts. And G क्या signify करता है? Significance. A is Helmholtz. HELM HOLTZ. Helmholtz free energy. तो इसका सिग्निफिकेंट है अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। तो सिग्निफिकेंस ऑफ जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। तो जो यूजफुल वर्क होगा वो है गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब क्या होगा? माइनस ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू यूजफुल। ठीक है, ये है इसका सिग्निफिकेंस। मतलब टोटल वर्क में कितना यूजफुल वर्क हुआ वो गिब्स एनर्जी बताएगा। लेकिन दूसरे का क्या होगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू टोटल वर्क। अमाउंट ऑफ एनर्जी converted into total work, converted into total work, not work, होगा ए। तो डेल्टा ए, सपोज हम लोग चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी लेंगे, ये होगा डब्ल्यू टोटल होगा। तो ये फ्री एनर्जी का सिग्निफिकेंस है। एक टोटल वर्क को सिग्निफाई करेगा, एक यूजफुल वर्क को करेगा। ये कैसे आ रहा है हम लोग प्रूव करेंगे ना। तो पहले ये समझ लो यूजफुल वर्क क्या है, टोटल वर्क क्या है। ठीक है, हाँ माइनस आएगा क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस होगा ना। सिस्टम वर्क करेगा तो माइनस हो जाएगा ना, इसीलिए माइनस आया है। हाँ हाँ, डिक्रीज वही चीज है, अभी प्रूव करेंगे ना उसका। इसको डिराइव करेंगे कैसे हो रहा है, तो ये कैसे लिया गया है उसको भी लेंगे हम। तो एक्चुअली क्या है, हम लोग पहले जान लेते हैं टोटल वर्क और यूजफुल वर्क में डिफरेंस क्या है। टोटल वर्क जो है होता है, दो टाइप का वर्क होगा। एक वर्क है एक्सपांशन वर्क और एक वर्क होता है नॉन एक्सपांशन वर्क। तो टोटल वर्क दो टाइप का होता है, एक्सपांशन वर्क और नॉन एक्सपांशन वर्क। तो जो एक्सपांशन वर्क है वो है पीवी वर्क, मैकेनिकल वर्क। एक्सपांशन वर्क जो है मैकेनिकल वर्क है, और जो नॉन एक्सपांशन वर्क है उसको बोलते हैं यूजफुल वर्क। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क क्या है? जो पीवी वर्क है, हमारा जो पीवी वर्क है उसको बोलते हैं पी डेल्टा भी जो होता है ना, वो मैकेनिकल वर्क। अभी तक जो कैलकुलेशन किए थे फर्स्ट लॉ में वो मैकेनिकल वर्क कैलकुलेट किए थे।
लेकिन उसको छोड़ के कुछ यूजफुल वर्क है, W यूजफुल वर्क। वो यूजफुल वर्क जो है, जो केमिकल रिएक्शन में यूज होता है, उसको यूजफुल वर्क बोलते हैं। वो यूजफुल वर्क जो है केमिकल रिएक्शन करने में हेल्प करता है। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं है कोई भी प्रोसेस में, तो यूजफुल वर्क 0। ठीक है, तो कोई प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन है तो यूजफुल वर्क है। सपोज हम लोग मान लो एक वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किए, तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा कि नहीं? बोलो। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस निकल गया, तो अगर एक पिस्टन अरेंजमेंट रख रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो रिएक्शन कर रहे हैं, ये रिएक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा वो क्या करेगा? पिस्टन को आगे पुश करेगा, एक्सपांड करेगा, एक्सपांड करके कुछ वर्क करेगा। ठीक है, तो वर्क करेगा। सपोज हम लोग क्या किए, 35488 जूल दिए, ये टोटल एनर्जी दिए। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए उसको। समझ में आ रहा? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतना हम दिए वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। तो ये हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, तो ये क्या किया? रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन होने के बाद ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकला, तो इसका W निकलेगा। W इज इक्वल टू P डेल्टा V आएगा। तो W इक्वल टू P डेल्टा V जितना आया वो कैलकुलेट किए हम लोग, वो हुआ 212587 ने 21258 जूल। तो इतना एनर्जी हुआ मैकेनिकल वर्क। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास किए इक्विवेलेंट टू 35488 जूल, लेकिन उससे केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस निकला वो पिस्टन को पुश किया, तो कुछ डेल्टा भी हुआ, P डेल्टा भी आ गया 21258, इतना जूल आया। तो बाकी एनर्जी गया कहाँ? एनर्जी तो कंजर्व है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। ये तो मैकेनिकल वर्क है, बाकी एनर्जी कहाँ गया? तो बाकी एनर्जी यूज हो गया केमिकल बॉन्ड एनर्जी तोड़ने के लिए, उसका बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए यूज हुआ, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस में यूज हुआ। तो बाकी एनर्जी इलेक्ट्रोलिसिस में जो यूज हुआ वो रिएक्शन करने में यूज हुआ। तो रिएक्शन करने में जो यूज हुआ वो क्या है? टोटल माइनस W PV वर्क। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन के लिए हेल्प करता है वही है यूजफुल वर्क। और जो पिस्टन मूव करके वॉल्यूम चेंज करके वर्क करता है वो है PV वर्क, मैकेनिकल वर्क। समझ में आया? क्या बोलो, समझ में आया कि नहीं? तो हमारा दो वर्क होता है, एक यूजफुल वर्क, नॉन एक्सपांशन वर्क, जो केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन के लिए हेल्प करता है। दूसरा वर्क है पिस्टन मूवमेंट होता है, मैकेनिकल वर्क, PV वर्क और एक्सपांशन वर्क। दोनों को मिलाएंगे तो टोटल वर्क होता है। तो ये जो हेल्मोज क्या बोले कि चेंज इन हेल्मोज फ्री एनर्जी होगा टोटल वर्क, लेकिन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होगा यूजफुल वर्क होगा। ठीक है, तो ये सिग्निफाई करके ये एक्सप्लेन किए, लेकिन इसका प्रूफ हम लोग चाहते हैं। ये कैसे ले लिए? कुछ तो प्रूफ होगा, है कि नहीं? तो ये पेज हो गया, दिस पेज राइटिंग वर्क ओवर। तो आई विल गो टू नेक्स्ट पेज देन। टेल मी। तो कंप्लीटेड तो राइटिंग वर्क। तो हम, हाँ हाँ, उसमें ही होता है। अगर कोई प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, तो यूजफुल वर्क 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब तुम लोग स्टूडेंट हो, तो रोज कुछ ना कुछ काम करते हो, लेकिन किस दिन तुम लोग पढ़ाई नहीं किए, कुछ भी पढ़े नहीं आज, तो बोलोगे क्या? बोलोगे तुम्हारा माइंड खुश रहेगा कि दुख,
टेंशन रहेगा? बोलो, एक दिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं किए तो माइंड खुश रहेगा कि टेंशन रहेगा? टेंशन। जो अच्छा स्टूडेंट है बोलेगा टेंशन रहेगा। लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट बोलेगा सर उस दिन मैं ज़्यादा खुश रहूंगा, पढ़ा नहीं, मैं रिलैक्स किया। नहीं। तो एक्चुअली तुम्हारा जो काम है पढ़ाई है वो काम। तो यूजफुल वर्क क्या है? यूजफुल वर्क है स्टडीज। तो अगर उस दिन पढ़ाई नहीं किए तो यूजफुल और जीरो। तब बोलोगे नहीं सर मैं तो मूवमेंट किया, मैं तो इधर उधर गया, मैं तो कुछ ना कुछ तो काम कर रहा हूँ, मैं ब्रश किया, मैं खाना खाया, वो भी तो काम है। ठीक है। लेकिन तो तुम्हारा जो मेन वर्क है, मेन वर्क नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए यूजफुल वर्क क्या है? अगर जो एनर्जी उसका बॉन्ड तोड़ के प्रोडक्ट देगा उसके लिए यूज होगा, तो उसको बोलते हैं यूजफुल वर्क। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू यूजफुल वर्क इज द नॉन एक्सपांशन वर्क। ओके, दैट इज टोटल वर्क माइनस पीवी वर्क। टोटल वर्क से पीवी वर्क माइनस करने से जो रेस्ट एनर्जी रहेगा वो यूजफुल वर्क में स्पेंड होगा। ठीक है। हम लोग ये सबका डेरिवेशन लेते हैं, ये कैसे आया। ओके। तो नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं, तो G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ऐसा है। तो हम क्या करते हैं, डी जी लेते हैं। डी जी इक्वल टू क्या होगा, डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ऐसे ले सकते कि नहीं? ठीक है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है। एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी हम लोग जानते हैं। सही है। तो डी एच इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, डी एच इज इक्वल टू, यहां पे ले लो, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये ले सकते हो, प्लस वी डी पी। तो इसको डी यू प्लस पी डी वी ले लो। अच्छा एक काम करो, इसको ऐसे मत लो, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है ले लो, प्लस वी डी पी ले लो। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, डी यू क्या ले सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू पी वी वर्क प्लस डी डब्ल्यू यूजफुल वर्क। सही है कि नहीं? एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे थे आइडियल गैस एक्सपांशन में, डी डब्ल्यू यूजफुल वर्क इग्नोर किए थे क्योंकि वहां पे था नहीं। हम लोग डी डब्ल्यू पी वी वर्क लिए थे, तो डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू पी वी वर्क ही लिए थे। तो इसमें अगर हम कांस्टेंट प्रेशर में ले रहे हैं तो इसको जीरो कर देंगे। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे डी डब्ल्यू पी वी वर्क, डी डब्ल्यू यूजफुल वर्क, और इसके बाद पी डी पी रहेगा। कांस्टेंट प्रेशर में हम ले रहे हैं, तो डी एच के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी है। हम लोग क्या करेंगे, डी एच के जगह हम लिख देंगे डी क्यू, डी क्यू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू पी वी प्लस डी डब्ल्यू यूजफुल, डी डब्ल्यू यूजफुल माइनस एस डी टी। तो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को स्टडी करते हैं कांस्टेंट प्रेशर में, कांस्टेंट टेम्परेचर में। तो इसका टीडीएस भी था ना, एस डी टी माइनस टीडीएस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, डी क्यू टीडीएस होता है ना, तो टीडीएस प्लस डी डब्ल्यू होता है माइनस पीडीवी। अच्छा यहाँ पे प्लस पीडीवी था वो छोड़ दिए, प्लस पीडीवी है, तो माइनस पीडीवी प्लस डी डब्ल्यू यूजफुल माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस प्लस पीडीपी, ऐसे आ रहा। तो पीडीबी माइनस पीडीबी कैंसिल, टीडीएस
डी क्यू टी डी एस होता है ना, क्योंकि डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, ये बाई डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी, सो डी क्यू इक्वल टू टी डी एस ले सकते ना। तो ये आ गया। तो हम कांस्टेंट, सपोज हम कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे हैं। कोई भी प्रोसेस अगर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो डी टी को जीरो ले सकते हैं। तो ये आ गया डी डब्ल्यू यूजफुल, और डी टी जीरो हो गया, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू डी जी आ गया। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये एक स्टेट फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ डी जी को हम डेल्टा जी लिखेंगे, इज इक्वल टू डब्ल्यू यूजफुल लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू डब्ल्यू होगा, क्योंकि ये वर्क स्टेट फंक्शन नहीं होता है। तो डब्ल्यू यूजफुल, सपोज इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, तो नेगेटिव होगा ना, तो इसको हम लोग माइनस करके लिखेंगे, माइनस कुछ होगा, माइनस डब्ल्यू लिख दो, यूजफुल लिखो, तो माइनस लिखेंगे तो डेल्टा जी होगा, तो माइनस डेल्टा जी क्या होगा, डब्ल्यू यूजफुल होगा, यूजफुल। तो मतलब क्या होगा, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज आवर यूजफुल वर्क, मतलब जितना फ्री एनर्जी डिक्रीज होगा उतना केमिकल रिएक्शन में वो यूज होगा। तो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क, सही है। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लिए, हम लोग अभी तक साइन नहीं यूज नहीं किए, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है, इसीलिए नेगेटिव लेना है। तो डिक्रीज, यहाँ पे फिर मैग्नीट्यूड आएगा, यहाँ पे फिर मैग्नीट्यूड कर दो, इसको मॉडुलस कर दो। सो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी कौन सा, गिब्स, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू यूजफुल, मतलब जो केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी यूज होगा वो माइनस डेल्टा जी से आएगा, ठीक है, क्लियर है। इक्वेशन में जो फॉर्मूला है वो बिठाना है और कुछ नहीं है, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस लिया, ओके। तो मान लो हम लोग डी जी करते हैं, डी जी इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी। तो कंसिडर करो, ये जो कोई रिएक्शन हम जब स्टडी करते हैं ना, तो इसको गिवन टेम्परेचर और प्रेशर में स्टडी करते हैं। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो डी टी को जीरो हम लोग ले सकते हैं स्टार्टिंग से, हम लिए नहीं, लास्ट में लिए, कोई बात नहीं। तो टी जी इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी, लेकिन डी एच क्या है, एच इक्वल टू यू प्लस पी बी, तो डी एच होगा डी यू प्लस पी डी बी प्लस बी डी पी। तो कांस्टेंट प्रेशर है, तो प्रेशर कांस्टेंट होने से ये जीरो हो गया। तो डी एच इज इक्वल टू डी यू के जगह हम लिखेंगे डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, वर्क को लिखेंगे डी डब्ल्यू पी वी वर्क प्लस डी डब्ल्यू यूजफुल वर्क। तो डी डब्ल्यू पी वी वर्क यूजफुल वर्क, और यहाँ पे पी टी पी रहेगा, ठीक है। तो डी एच के जगह ये सब लिख सकते हैं, तो डी एच के जगह ये सब यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू पी वी प्लस डी डब्ल्यू यूजफुल प्लस पी टी पी यहाँ पे मैंने लिया, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस एच डी टी माइनस टी डी एस है, तो एक्चुअली डी क्यू क्या होता है, डी एस डी क्यू बाई टी, सो डी क्यू टी डी एस, तो टी डी एस ले लिए। और डी डब्ल्यू पी बी एक्सपांशन वर्क होता है माइनस पी टी पी, तो माइनस पी टी पी प्लस पी टी पी कैंसिल, और प्लस टी डी एस माइनस टी डी एस कैंसिल। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी टी भी जीरो होता है, डी टी जीरो, तो डी टी जीरो सब कैंसिल हो गया। तो डी जी यूजफुल क्या हो रहा है, डी जी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू यूजफुल, मतलब वर्क यूजफुल जो है वो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी आ गया। सिंस वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो समझ में आया कि नहीं। देखो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम
एग्जाम्पल दूंगा यूजफुल वर्क का, ठीक है। यस, वो अजम्पशन है, दैट इज बाय डेफिनेशन हम लोग लिए, दिस इज आवर ह्यूमन अजम्पशन। हम लोग h माइनस टी एस को एक फंक्शन ले लिए जी। ठीक है, हो गया कंप्लीट। देखो, मैं एक छोटा सा लाइव एग्जांपल बोलता हूँ, इसके साथ लिंक नहीं है लेकिन समझ में आएगा। यूजफुल वर्क जो है, टोटल वर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। ये लिख लो। ये पेज हो गया तो नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। तो नेक्स्ट में क्या बोला कि a इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, इसको लिया। तो कंसीडर ए प्रोसेस इन आइसोबारिक आइसोथर्मल प्रोसेस, मीन्स कोई रिएक्शन हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ए इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो ये जीरो ले लो तो ये आएगा डी यू माइनस टी डी एस। हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, डी ए इज इक्वल टू डी यू को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू लिख सकते हैं, डी यू को डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू टोटल माइनस टी डी एस हो गया। तो डी क्यू टोटल मैंने ले लिया, यूजफुल प्लस एक्सपांशन वर्क। तो डी क्यू हो जाएगा टी डी एस प्लस डी डब्ल्यू टोटल माइनस टी डी एस। तो टी डी एस कैंसिल। तो डी ए इज इक्वल टू डी डब्ल्यू टोटल। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू टोटल। मतलब टोटल वर्क कितना हो रहा है, वो है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। और यूजफुल वर्क कितना हो रहा है, वो गिब्स फ्री एनर्जी। सही है कि नहीं। Suppose you are studying at home. Okay. Now observation of your mother and observation of your father. Okay. So you studied at home from morning, night you are studying. So father came to your house, came back from office and asked your mother
how much he has studied. Your mother told he's studying from morning around 10 hours he's studying. So your total work is 10 hours. Means according to your Helmholtz, so your total work is 10 hours. But your father is angry with you. Father told in face test he did not get good marks. He did poorly in face test PG exam. So how many numericals you did? So you told that from morning I have done only 25 numericals. So 25 numericals you have done. JEE mains or JEE advanced level? So you told no, JEE mains level 25 numericals only I have done. Then your father told in JEE mains how many questions coming? You said 25 questions coming. So 25 questions. What is the time allotted for 25 questions? So JEE mains you say sir 3 hours, but per subject 1 hour. So 1 hour is allotted. Then your father is telling you studied only 1 hour. Means your useful work is 1 hour. But your mother is saying, no, no, from morning he is studying. He is studying for 10 hours. Your total work is 10 hours, but your useful work is 1 hour. Now understood what is useful work? So useful work is the energy spent for doing chemical reaction. The work is done for the expense of doing chemical reaction. That is useful work. So in chemistry, we will be interested to know useful work. So this we can use in chemical equilibrium, ionic equilibrium, electrochemistry. In all topic, we will be using this delta G. So this delta G is our useful work. Okay, clear? So now Gibbs-Helmholtz equation. हाँ नहीं नहीं ऐसे होता है कभी कभी, इतना नहीं होगा और ज्यादा होगा। यूजफुल वर्क 60 to 70% होता है। कोई भी स्टूडेंट 100% यूजफुल वर्क नहीं कर सकता है, तो माइंड तो हमेशा काम नहीं करेगा ना। तो नेक्स्ट देखो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है दोनों मिलके एक इक्वेशन बनाए। हाँ, क्या क्या हुआ? हाँ डेल्टा ए भी वर्क डन बाय द सिस्टम है ना, तो टोटल वर्क नेगेटिव होगा। सेम हुए मैंने डायरेक्टली लिख लिया, तो ये डेल्टा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू टोटल होगा, लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव लेंगे ना, तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बताए उन्होंने, बताया कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हम लोग फॉर्मूला क्या ले सकते हैं। तो G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ठीक है, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो क्या होगा, डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ऐसे होगा। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है इसको जीरो कर दो तो क्या आएगा, तो डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस, स्क्रीन फ्रीज हो गया, एक मिनट, स्क्रीन लैग कर रहा है। वॉइस क्लियर है तो? अभी ठीक है तो नेक्स्ट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी जी इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ओके, so this equation is correct for constant temperature. Remember, if temperature is constant,
दिस इक्वेशन इज वैलिड। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन में हम लोग इसको यूज करते हैं। और डेल्टा एच डेल्टा ए इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस, ये सभी चैप्टर में इसका यूज है। इन ऑल चैप्टर, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मोस्टली इन ऑल फिजिकल चैप्टर दिस वी आर यूजिंग। इन अदर टॉपिक्स ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आल्सो वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन। तो कोई इक्वेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, क्लियर है? Then how it will help for achieving the main purpose of second law of thermodynamics, means second law of thermodynamics का जो एम था उसको कैसे फुलफिल करेगा ये गिब्स एनर्जी। तो उसके लिए हमें पढ़ना है क्राइटेरिया फॉर predicting the spontaneity of a process, the spontaneity of a process including chemical reaction। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, मतलब रिएक्शन हो सकता है कि नहीं, हम कैसे पता करें? हाउ कैन वी मेक श्योर दैट ए रिएक्शन विल बी फिजिबल, स्पॉन्टेनिटी। हाँ, यस यस, फिजिबिलिटी, मतलब रिएक्शन हो सकता है कि नहीं, हम कैसे मेक श्योर करेंगे, हम गारंटी कैसे देंगे रिएक्शन होगा कि नहीं। तो गारंटी डेल्टा जी दे सकता है। ओके, तो क्या कैसे दे सकता है? देखो, डेल्ट तो इसका कंडीशन क्या है? नहीं नहीं, लेस देन 0 1, अगर हमारा डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम, हाँ हाँ, तुम लोग का बायोलॉजी क्लासेस नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? बायोलॉजी टीचर बोल रहे थे लेंगे क्लास, ले रहे हैं। ओ, बायोलॉजी नहीं हो रहा है? ठीक है, आज बात करते हैं। हो गया ना ये पेज ओवर? if delta g if delta g of system is less than 0, then हम बोलेंगे the process is spontaneous, process is spontaneous। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? if delta g of system is greater than 0, the process is non spontaneous। ओके, थर्ड क्राइटेरिया लिए, if delta g system is equal to 0, then the process will be in equilibrium। ये कैसे हुआ? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, ये कैसे आया, कहां से आया, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी सिस्टम एंड डेल्टा एस यूनिवर्स। इसका रिलेशन, डेल्टा जी सिस्टम और डेल्टा एस यूनिवर्स का रिलेशन अगर मिल जाएगा तो ये क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे? डेल्टा एस ऑफ द
डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस यूनिवर्स। तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। सही है कि नहीं? डेल्टा एस टोटल होता है डेल्टा एस यूनिवर्स प्लस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर ए प्रोसेस एट एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? डेल्टा एस सराउंडिंग होगा Q सराउंडिंग डिवाइडेड बाई T। तो Q सराउंडिंग क्या होगा बोलो? माइनस Q सिस्टम होगा कि नहीं? क्योंकि सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करेगा ना, तो हीट एक्सचेंज सिस्टम सराउंडिंग के बीच में होता है। तो एक हीट रिलीज किया तो माइनस हो गया, दूसरा हीट एब्जॉर्ब किया तो प्लस हो गया। तो हमेशा Q सराउंडिंग इज माइनस Q सिस्टम होगा, Q एट कांस्टेंट प्रेशर बाई T। तो Q एट कांस्टेंट प्रेशर बाई T क्या होगा? माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई T। तो डेल्टा एच सराउंडिंग को माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई C लिख सकते हैं। तो डेल्टा एच ऑफ यूनिवर्स क्या हुआ? डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग को लिखो माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई T। तो डेल्टा एच सराउंडिंग को माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई T। ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से क्या होगा, दोनों साइड में T मल्टीप्लाई कर दो, तो T डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू T दोनों साइड में मल्टीप्लाई करो, T डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। तो आप इससे कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो डेल्टा एच सिस्टम माइनस T डेल्टा एच सिस्टम इज इक्वल टू T डेल्टा एच यूनिवर्स। तो ये जो ब्रैकेट में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच अभी अभी हम लोग पढ़े थे, माइनस डेल्टा जी सिस्टम। तो T डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा जी सिस्टम। तो ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन में डेल्टा एस यूनिवर्स चाहिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं, डेल्टा जी सिस्टम चाहिए यूनिवर्स अगर दिया है तो निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एस यूनिवर्स का कैलकुलेशन डिफिकल्ट है क्योंकि सराउंडिंग वास्ट ह्यूज है और यूनिवर्स भी वेरी वास्ट ह्यूज है बिफोर अस, हमारे लिए। तो उसका स्टडी करना, उसका कैलकुलेशन करना और उसका फॉर्मूला डिराइव करना, एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट है। तो इससे अच्छा है सिस्टम वी कैन कंट्रोल। तो कोई भी रिएक्शन हो रहा है टेस्ट ट्यूब का अंदर, बीकर का अंदर, तो उसका अंदर सिस्टम है, तो सिस्टम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिस्टम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और सिस्टम जो है, तो सिस्टम अगर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं तो सिस्टम का कैलकुलेशन इजी है। तो बेटर है हम सिस्टम कैलकुलेट करें। तो डेल्टा जी सिस्टम जो है वो होगा माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स। तो हमारा क्या था, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस मतलब क्या था, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो। अगर डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो होगा, ऑब्वियसली डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो होगा, है कि नहीं? सही है कि नहीं?
अगर डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ऑब्वियसली डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो होगा, तभी तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि टी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अगर डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन जीरो हुआ, डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन जीरो हुआ, तो डेल्टा एस यूनिवर्स अगर लेस देन जीरो हुआ तो क्या होगा, डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन जीरो होगा। तो मतलब दिस इज वाइस वर्सा, मतलब डेल्टा जी सिस्टम अगर ग्रेटर देन जीरो हो रहा है तो हम बोलेंगे प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो हुआ स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, रिएक्शन हो सकता है। तो हमारा क्या था, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो, तो हम बोलते थे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। तो डेल्टा एस अगर जीरो इक्वल टू जीरो हो गया, ऑब्वियसली डेल्टा जी भी इक्वल टू जीरो होगा। तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होने से हम बोलेंगे रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज वाइस वर्सा। कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में डेल्टा जी को जीरो होना पड़ेगा सिस्टम का। ठीक है, क्लियर है? बोलो। टेम्परेचर नहीं हो सकता ना, केल्विन में टेम्परेचर जीरो केल्विन तो अभी तक हुआ नहीं, नेगेटिव केल्विन डिस्कवर ही नहीं हुआ। हो नहीं सकता, केल्विन में नहीं हो सकता ना, डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, हम तो केल्विन ले रहे हैं। ठीक है। हाँ। हम्म। नहीं, अभी तक जीरो केल्विन ही नहीं हो पा रहा। हाँ, उससे कम नहीं हो रहा, एग्जिस्टेंस चला जाएगा उसका, पॉसिबल नहीं है। वो सब्सटेंस वैनिश हो जाएगा, मतलब मैजिक होगा, मैजिक होगा। हम्म। हम्म। नहीं, वो तो बोल रहे हैं हम लोग, इमेजिनेशन है, सच में क्या होगा तब जब करेंगे पता चलेगा ना। अब उतना टेम्परेचर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, ये जो एलएचसी एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना जेनीवा में, एलएचसी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि कैसे हमारा बिग बैंग थ्योरी कैसे से जो यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हो रहा है, उसका एक्सपेरिमेंट लो टेम्परेचर में वो लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है, मतलब सक्सेस नहीं हुआ। वो चल रहा है, इधर एक्सपेरिमेंट रुक गया, बीच में न्यूज आया था कि हाँ। हाँ। हम्म। तो कुछ साइंटिस्ट को वहां पे वर्क करने के लिए चांस नहीं मिला, वो लोग बोल रहे थे इसमें से ब्लैक होल प्रोड्यूस होगा, तो वो पूरा यूनिवर्स के लिए डेंजर है, मत करो एक्सपेरिमेंट, ऐसे ऐसे। तो ये बहुत कुछ चल रहा था एक्सपेरिमेंट, पता नहीं रुक गया है, मेरे को लग रहा है कि अभी वो चल नहीं रहा है एक्सपेरिमेंट। हाँ, वो लोग तो वही कर रहे हैं, वो लोग हाई प्रेशर दे रहे हैं, लो टेम्परेचर दे रहे हैं, और दोनों दो प्रोटॉन को कोलाइड करा रहे हैं ना। तो साइक्लोट्रॉन में हाई स्पीड साइक्लोट्रॉन से वो लोग कोलाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या होगा, और टेम्परेचर रिड्यूस करके कर रहे हैं। हम्म। हाँ, तो कुछ आउटपुट शायद निकल नहीं रहा है, इसलिए कोई न्यूज़ नहीं आ रहा उसके बारे में। फ्यूचर में अगर कुछ होगा तो न्यूज़। पardon। कंटेनर हम लोग सील कर देंगे ना, कंटेनर को सील्डिंग कर देंगे, मेटल थिक लेयर ऑफ मेटल देके उसको पूरा सील कर देंगे, तो उसका अंदर रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा। हम्म। हाँ हाँ, वही हाँ हाँ हाँ, वही तो क्या होगा क्या नहीं, वो तो टाइम बताएगा जब एक्सपेरिमेंट हम लोग कर पाएंगे। तो तो वो सब हाई लेवल एक्सपेरिमेंट है। हाँ, तो ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड, दिस पेज इज ओवर। तो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पेज। तो क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, कोई प्रोसेस कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा।
तो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस मतलब कोई प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन कुछ भी हो रहा है, तो वो रिएक्शन हो सकता है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, क्या क्राइटेरिया है। सपोज डेल्टा एच हम लोग ले लिए, डेल्टा एस ले लिए, और डेल्टा जी हम लोग देख रहे हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, और इसका देखेंगे रिमार्क्स। क्लियर। तो डेल्टा एच, अगर हमें चाहते हैं कि डेल्टा जी जीरो होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, डेल्टा जी शुड बी जीरो। कैसे जीरो होगा? डेल्टा जी को जीरो करने के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होगा और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन जीरो एट ऑल टेम्परेचर। सही है कि नहीं? बोलो। अगर डेल्टा एस नेगेटिव हुआ, डेल्टा एस पॉजिटिव हुआ, तो कोई भी टेम्परेचर ले लो, लेस देन जीरो होगा कि नहीं? स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर ले लो, ये स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है। तो कुछ रेडियो एक्टिव रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है। तो जो रिएक्शन ये कंडीशन फुलफिल करेगा वो स्पॉन्टेनियस, कोई भी टेम्परेचर लो वो होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया, मान लो। नेक्स्ट, इसको नेगेटिव कर दिए, इसको नेगेटिव कर दिए, दोनों को नेगेटिव कर दिए, तो ये क्या होगा? ये लेस देन जीरो होगा एट व्हाट कंडीशन, टेल मी। इसको नेगेटिव करेंगे, ये लेस देन जीरो कब होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस। यस यस, इसको हम लोग बोलेंगे टी डेल्टा एस कम होना चाहिए, तो हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर में ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो कुछ रिएक्शन होता है जिसमें जो एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी कम होता है। कुछ एडजॉर्प्शन रिएक्शन होता है, एडजॉर्प्शन। तो गैस जब एडजॉर्ब करेगा तो उसका उसका हीट एनर्जी रिलीज होता है और एंट्रोपी डिक्रीज करता है। तो वो सब रिएक्शन लो टेम्परेचर में होता है। तो अगर डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तब भी ये लेस देन जीरो हो सकता है। किस कंडीशन में होगा? तो इसको क्या लिखेंगे? स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो हमारा जो एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर होता है ना, फेरिक ऑक्साइड से आयरन, मेटालर्जिकल एक्सट्रैक्शन, तो इस कैटेगरी में आता है। उसमें वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसमें एंट्रोपी बढ़ता है। जो आयरन ऑक्साइड से आयरन और ऑक्सीजन निकलेगा, तो एंट्रोपी बढ़ता है उसमें, और एंडोथर्मिक होता है। वो सब रिएक्शन हाई टेम्परेचर में ही होता है। ठीक है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया और डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा? तो कोई भी टेम्परेचर लो, ये कभी भी लेस देन जीरो नहीं होगा। तो हम बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इससे भी हम लोग बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कब होगा, क्या होगा। ठीक है, क्लियर है? बोलो।
तो उसके बाद और भी कुछ फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ओके, एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, वो है जनरल फॉर्मूला जो सभी चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है। तो हमारा क्या है, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। हम कोई कंडीशन नहीं लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, डी जी इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, अब डी एच क्या है, डी एच है डी यू डी एच इक्वल टू यू प्लस पी बी, डी यू प्लस पी डी बी माइनस प्लस पी डी बी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो डी जी इज इक्वल टू क्या आया, डी यू के जगह डी यू को हम लोग लिख देंगे डी क्यू माइनस पी डी बी, डी यू के जगह, ओके, माइनस पी डी बी। तो प्लस पी डी बी ले लो, ओके, प्लस वी डी पी ले लो, माइनस टी डी एस ले लो। टी डी एस को हम लोग डी क्यू लिख सकते हैं ना, टी डी एस को डी क्यू लिख सकते हैं, माइनस एस डी टी, ये लिख दो। तो क्या हो गया, माइनस पी डी बी प्लस पी डी बी कैंसिल, डी क्यू कैंसिल, प्लस डी क्यू माइनस डी क्यू। तो हमारा क्या फॉर्मूला आ रहा है, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये फॉर्मूला आ रहा है। क्लियर है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी फॉर्मूला इससे डिराइव है, इस फॉर्मूला से डिराइव है, क्योंकि इसमें सब हम इंक्लूड कर दिए, सब फॉर्मूला लगा दिए। तो डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। क्लियर है, तो कोई भी टॉपिक है, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये इस फॉर्मूला से वो स्टार्ट करता है, डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। हो गया, क्या बोलो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे, तो हमारा डी टी जीरो हो गया। हाँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी टी इज जीरो, तो कांस्टेंट टेम्परेचर लेंगे तो डी टी जीरो है। ठीक है, तो डी टी जीरो है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी। तो इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन फ्री एनर्जी बाय चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, अगर कांस्टेंट, सेकंड केस लिए, एक फर्स्ट केस, सेकंड केस, कांस्टेंट प्रेशर लेंगे, तो कांस्टेंट प्रेशर लेने से क्या होगा, डी जी इक्वल टू माइनस एस डी टी, माइनस एस डी टी लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं, चेंज ऑफ जी, चेंज ऑफ टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिर इक्वेशन। तो ये हो गया इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। अब क्या है, हम लोग जानते हैं G इक्वल टू एच माइनस टी एस, जानते हैं कि नहीं। तो G माइनस एच इज इक्वल टू माइनस टी एस,
तो G माइनस H डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू माइनस S। ठीक है, तो G माइनस H बाई टी इक्वल टू माइनस S। तो इस जगह ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 2 and 3 what you get? From 2 and 3 you can write change in T energy by change in temperature at constant pressure is equal to माइनस S के जगह लिख सकते हैं G माइनस H बाय T, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है फॉर ए केमिकल रिएक्शन ओके, केमिकल रिएक्शन में ये जो चेंजेस है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डी ऑफ डेल्टा आर जी बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच बाई टी लिखेंगे। तो मतलब ये क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा आर जी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया एस। वर्क माइनस पी डी होता है ना, डी डब्ल्यू को माइनस पी डी लेते हैं ना। तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सही है, हाँ लिख लो लिख लो। हाँ, इसमें अगर कोई कांस्टेंट रहेगा ना और कोई वेरिएबल हो रहा है तो उसको कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं। ये मैथमेटिकल कंडीशन है। अगर कोई कांस्टेंट नहीं है तो नहीं ले सकते, लेने का जरूरत नहीं है। कंप्लीटेड। हाँ, ये कर लिए ना, लिख लिए, कंप्लीटेड। हाँ, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, मैं देखो कहाँ। हाँ, और दो फॉर्मूला है। हम्म हम्म हम्म,
हाँ, अच्छा, ये बाद में बताएंगे। ये पहले बता देते हैं क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा देखो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ये डेरिवेशन देखो, दिखाई दे रहा है ना, हैंड रिटन नोट्स। हाँ, ये डेरिवेशन देखो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। वेडनेसडे। हाँ देखो, क्या है कि सपोज कोई प्रोसेस हो रहा है, हम प्रोसेस लिखा नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा है। तो कोई प्रोसेस ए से बी हो रहा है, ठीक है। कोई प्रोसेस अगर ए से बी हो रहा है, तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल एज्यूम करो, ए से बी हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ये तो जनरल इक्वेशन है, कोई कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है। तो डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी लिख दिए। ए के लिए ए का डी जी ए इक्वल टू वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी। तो ए का एंट्रोपी होगा, ए का वॉल्यूम होगा और ए का फ्री एनर्जी होगा। तो डी जी इक्वल टू वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी। तो ये जो फॉर्मूला था डी जी इक्वल टू, ये फॉर्मूला था डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ये फॉर्मूला में डी पी चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, और एस भी जी ए का ले लिए। तो ऐसे ही बी का ले सकते हैं, डी जी बी इक्वल टू वी बी डी पी माइनस एस बी डी टी, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हम ले रहे हैं। जब रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, मान लो ये रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम पहुंच रहा है, तब क्या लिख सकते हैं, अगर इक्विलिब्रियम रहेगा, टू अपोजिंग फोर्स विल बी इक्वल, एंड टू अपोजिंग फोर्स का जो भी एनर्जी रहेगा वो दोनों भी इक्वल होगा। तो डी जी इक्वल टू डी जी ए इक्वल टू डी जी बी लिख सकते कि नहीं। तो डी जी ए इक्वल टू डी जी बी लिख दिए, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल। तो इसका जो भी वैल्यू है यहाँ पुट कर दो। वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी इज इक्वल टू वी बी डी पी माइनस एस पी डी टी लिख सकते हैं, लिख दिए। तो एक काम करो, ये जो ए वाला चीज को, जो डीपी वाला चीज को एक साथ ले आओ, वी ए डी पी माइनस वी बी डी पी, और जो डी टी वाला चीज को एक साथ ले लो, एस ए डी टी माइनस एस बी डी टी। तो फिर कॉमन ले लो, वी ए माइनस वी बी डी पी इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी डी टी। तो फिर डी पी बाई डी टी होगा एस ए माइनस एस पी बाई बी ए माइनस बी बी। अगर माइनस कॉमन लिए तो एस बी माइनस एस ए बाई वी बी माइनस बी ए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है। तो इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी बाई चेंज इन वॉल्यूम। तो डीपी बाई डी टी को लिख सकते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा वी, ठीक है। तो डीपी बाई डी टी को डेल्टा एस बाई डेल्टा वी लिख दिए, लिखो मत कुछ भी, नोट्स तो मिल जाएगा।
खाली समझ लेने से हो जाएगा। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा बी, लेकिन हम लोग जानते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस बाई टी। तो डेल्टा एस के जगह लिख दो क्यू बाई टी। तो डीपी बाई डी टी हो गया क्यू बाई टी इंटू डेल्टा बी। तो dp बाई डी टी क्या होगा, q बाई टी, डेल्टा v के जगह bb माइनस ba लिख देंगे। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन स्टार्टिंग ऑफ कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस हो रहा है, तो इसमें हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे तो dp बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई टी इंटू bb माइनस bा। ठीक है, तो इसको मान लो हम लोग ले लिए एक लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, एवापोरेशन प्रोसेस। तो एवापोरेशन प्रोसेस अगर हो रहा है तो एवापोरेशन प्रोसेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एवापोरेशन में बीबी माइनस बी ए को बीजी माइनस बी एल ले सकते हैं। डीपी बाई डी टी को, ये कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर में क्यू पी डेल्टा एच है, तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन ले लिए, और बी जी माइनस बी एल गैस माइनस लिक्विड। लेकिन बी एल जो लिक्विड है वो गैस का वॉल्यूम से नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो डेल्टा एच बाई टी बी जी लिख दिए। लेकिन टी बी जी जो है बी इक्वल्स टू एन आर टी बाई बी इक्वल्स टू एन आर टी बाई पी, है कि नहीं, पी बी इक्वल्स टू एन आर टी। तो इसमें हम क्या कर दिए, बी जी को हम लोग क्या कर देंगे, आर टी बाई पी कर देंगे। ठीक है, हाँ अच्छा, ये तीनों प्रोसेस एक साथ ले लिया, तो लिक्विड से वेपर में ये लिखेंगे, और सॉलिड से लिक्विड में बी लिक्विड माइनस बी सॉलिड लिखेंगे, और लिक्विड से गैस होगा तो बी जी माइनस बी एल लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो हम इसको अगर डेल्टा एच बी गैस को आर टी बाई पी लिख दिए, तो बी गैस को आर टी बाई पी, मतलब आर टी इंटू टी हो गया आर टी स्क्वायर। तो डेल्टा एच इंटू पी बाई आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी बाई पी, डी पी बाई डी टी। अब क्या करो, पी को उस साइड ले लो, तो डी पी बाई पी हो गया। तो डी पी बाई पी इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, और इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, डीपी बाई पी, डीपी बाई पी, इसको इंटीग्रेशन कर दो, नहीं तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो। दोनों साइड में इंटीग्रेशन करोगे तो हमारा क्या आएगा, एल एन पी आएगा। इसमें आएगा, इंटीग्रेशन करो, टेम्परेचर T1 से T2 रखो, प्रेशर P1 से P2 ले लो, तो ये क्या आएगा, इसको इंटीग्रेशन करने से ln P2 बाई P1 आएगा, इज इक्वल टू माइनस आर टी स्क्वायर को इंटीग्रेशन करने से माइनस आर टी आएगा, मतलब माइनस डेल्टा एच बाई आर 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1 आएगा कि नहीं, बोलो आएगा ना। और उसका अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एल एन पी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एल एन पी टू बाई पी वन, एल एन पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई आर 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर अगर ये चाहते हो लॉग रहे, एल एन को लॉग करने से 2.303 यहाँ आ जाएगा, तो 2.303 लॉग पी टू बाई पी वन इक्वल टू ये सब होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लाउसियस क्लापेरॉन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्लाउसियस क्लापेरॉन इक्वेशन। तो इसका यूज क्या है, हाँ कहाँ पे, कौन सा केस, ओ ओ जी, हाँ हाँ। तो dp बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई टी इंटू वी बी माइनस बी है, जो डेरिवेशन हमारा थर्मोडाइनमिक्स से आया ना, इसको हम लोग उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एवापोरेशन में, फ्यूजन में, वेपोराइजेशन, ये सब्लिमेशन में, तीनों में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों में अप्लाई करेंगे तो जो इक्वेशन चेंज होगा उसको बोलते हैं क्लाउसियस क्लापेरॉन इक्वेशन। ठीक है, हाँ, तो इसमें ये जो V है ना, V क्यू पी डेल्टा एच हो गया ना यहाँ पे, और V गैस मान लो लिए, V गैस की जगह आर टी बाई पी कर सकते हैं पर 1 मोल,
आर टी बाई पी कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर हो गया। तो मतलब डेल्टा एच आर टी बाई आर टी स्क्वायर इंटू पी आ गया। सही है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये जो P को इधर ले आए dP बाई पी हो गया, अब dt को इधर ले लिए, P को इधर ले आए dP बाई पी, अब डेल्टा इज वेपराइजेशन बाई आर टी स्क्वायर इंटू डी टी हो गया। तो आप दोनों में इंटीग्रेट कर लिए। इंटीग्रेशन ऑफ dP बाई पी क्या होता है? हाँ, कौन सा थर्ड केस? सी, सब में यही होगा ना। देखो लिक्विड से गैस जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, जो भी। हाँ, ये एक्चुअली सॉलिड से गैस होगा, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, ये सॉलिड से गैस होगा। तो ये गैस माइनस सॉलिड होगा, ये गलत लिखा है। तो तीन टाइप है, एक है वेपोराइजेशन, दूसरा है फ्यूजन, तीसरा है सब्लिमेशन। तीन फिजिकल स्टेट चेंज होता है ना। हाँ, फ्यूजन मेल्टिंग है, वेपोराइजेशन एवापोरेशन, सब्लिमेशन डायरेक्ट सॉलिड से क्या। हाँ, सब्लिमेशन होगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो हाँ, फ्यूजन छोड़ के बाकी सब्लिमेशन और वेपोराइजेशन, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई अगर सब्लिमेशन हो रहा है या वेपोराइजेशन हो रहा है तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला, है कि नहीं, बोलो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब डेरिवेशन है, कुछ नहीं है, मैथमेटिकल एप्लीकेशन। तो ये क्लाउसियस क्लापेरन इक्वेशन आ गया, इसको इंटीग्रेट करने से हमारा ये फॉर्मूला आया, इसको इंटीग्रेट करने से ये आएगा। ठीक है। हाँ। हम्म, आरएनएस इक्वेशन भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें रेट रेट कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा। हाँ, बेंटॉप्स इक्वेशन भी इससे आएगा। इसको बेंटॉप्स इक्वेशन बोलते हैं, ये इक्वेशन को बेंटॉप बोलते हैं। और ये इक्वेशन, ये इसको क्लाउसियस क्लापेरन इक्वेशन बोलते हैं। ओके। एल एन के को, इसको वो क्या किया ना, के पी को प्रोपोर्शनल टू के ले लिया, पी ले लिया। तो यहाँ पे एल एन पी जगह एल एन के पी कर दिया वो बेंटॉप। हाँ, तब क्लाउसियस क्लापेरन, इसको के पी करके लिया है वो। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे ये हो गया बेंटॉप इक्वेशन, ये साइड में ये। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? हाँ, वो क्लाउसियस क्लापेरन इक्वेशन, ये ऊपर लिखा है इसमें स्टार्टिंग में, क्लाउसियस क्लापेरन इक्वेशन। हाँ, सिलेबस में है, पहले नहीं था, अभी ऐड कर दिया सिलेबस में। 2006 के बाद ऐड कर दिया। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले इससे क्वेश्चन नहीं आता था। हाँ, तो इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इससे क्वेश्चन आ सकता है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ये भी कर सकते हो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ये सब कर सकते हो। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाद में। और एक फॉर्मूला छूट गया, वो बताते हैं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो, और 10 मिनट लगेगा वो करने के लिए। हाँ, उसी फॉर्मेट में कर लेते हैं, करते हैं। और दो फॉर्मूला बच गया, दो फॉर्मूला बचा है। तो फॉर्मूला क्या है कि एक है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी और दे रहा है सी प्लस डी ऐसे हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होगा। तो इसका फ्री एनर्जी का रिलेशन ऐसे होता है, जी ए इज इक्वल टू GA0 प्लस RT ln
नहीं नहीं, एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या एक्टिविटी ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ले सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो। तो मैं ले रहा हूँ एक्टिविटी ऑफ ए, एक्टिविटी ऑफ ए, ठीक है। एक्टिविटी मतलब यहाँ पे क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ले सकते हो, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ले सकते हो। इसके लिए मैं कॉमन टर्म में ले रहा हूँ एक्टिविटी, ठीक है। तो हाँ, जी बी होगा जी बी जीरो प्लस आर टी एल एन, एक्टिविटी ऑफ बी होता है। और जी सी होता है जी सी जीरो प्लस आर टी एल एन, एक्टिविटी ऑफ सी। और जी डी होता है जी डी जीरो प्लस आर टी एल एन, एक्टिविटी ऑफ डी। ऐसे होता है। तो अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसका क्या होगा, तो हमारा जब इक्विलिब्रियम होगा तो उसका जी ए प्लस जी बी इज इक्वल टू जी सी प्लस जी टी होगा, ठीक है। अब इसका डेल्टा जी कितना होगा, डेल्टा जी होगा, तो इसका डेल्टा जी होगा सी जी सी प्लस डी जी डी माइनस ए जी ए प्लस बी जी बी, ये होगा डेल्टा जी। तो ये वैल्यू पुट करने से, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो सब में करेंगे। हम्म। तो ये पुट करने से ये आएगा सी इंटू जी सी जीरो प्लस आर टी, सी इंटू आर टी, तो सी इधर ले लो, आर टी एल एन सी टू द पावर सी, एल एन एक्टिविटी ऑफ सी टू द पावर सी, ऐसे आएगा सी प्लस डी जी डी जीरो प्लस आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ डी टू द पावर डी माइनस ए जी ए जीरो प्लस आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ ए टू द पावर ए प्लस बी जी बी जीरो प्लस आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ बी टू द पावर बी, ऐसे आएगा। मतलब ये सबको अगर ब्रैकेट में करके ये कर लोगे तो हमारा ऐसे आएगा सी जी सी जीरो प्लस डी जी डी जीरो माइनस ए जी ए जीरो प्लस बी जी बी जीरो, ये आएगा। तो माइनस, इसके बाद माइनस ये सब करोगे, ये जो आर टी वाला चीज ले लोगे एक साथ, आर टी वाला चीज एक साथ लेने से प्लस आर टी एल एन सी सी एक्टिविटी ऑफ सी एक्टिविटी ऑफ डी टू द पावर डी, एक्टिविटी ऑफ बी टू द पावर बी, एक्टिविटी ऑफ ए टू द पावर ए, ऐसे आता है, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो हमारा रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, ये रिलेशन समझ में आया। ये सब याद नहीं, ये सब छोड़ दो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक भी यहीं से स्टार्ट किया है। तो डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ओके। ये रिलेशन है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी का बीच में। तो अगर ये डेरिवेशन नहीं चाहिए, ये भी सिलेबस में भी नहीं है। हम्म, ये फॉर्मूला, ये स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला है वो कुछ एजम्पशन से लिया है। वो गिब्स का जो केमिकल पोटेंशियल है उसका फ्यूगासिटी और एक्टिविटी, एक्टिविटी कोफिशिएंट का रिलेशन से ये आया है। वो सब सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है। तुम लोग बुक से मिल जाएगा लेकिन जरूरत नहीं है। ये अजम्पशन ले लो कि देखो, हाँ एक्टिविटी सिलेबस में है। एक्टिविटी को कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के टर्म में हम लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट है, Q इज रिएक्शन कोएफिशिएंट है। नहीं, ये फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन है।
इक्विलिब्रियम रहेगा तो दोनों का चेंज इन फ्री एनर्जी 0 होगा और दोनों का फॉरवर्ड रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी टोटल सेम होगा। तो उससे हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं, ये इक्वेशन आ गया। अब देखो ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है ना, स्टैंडर्ड तो मैंने बताया था ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो मेजरमेंट लेंगे उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं ना। क्यों, रिएक्शन कोएफिशिएंट केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे ना। तो डेल्टा जी नॉट है स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी, और डेल्टा जी हो गया चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी। ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये सब नहीं चाहिए। तो चेंज इन फ्री एनर्जी क्या होगा, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी प्लस आरटी एल एन क्यू। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं चाहिए, नहीं है सिलेबस में, तो ये फॉर्मूला याद रखो, यहां से क्वेश्चन करोगे। तो चेंज इन फ्री एनर्जी इक्वल टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी प्लस आरटी एल एन क्यू। व्हाट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, द मेजरमेंट इफ डन एट 1 बार 1 मोलार और टेम्परेचर 298 केल्विन, अगर वो मेजरमेंट हम करेंगे तो ये सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। टेम्परेचर फिक्स नहीं है, अगर टेम्परेचर नहीं गिवन है तब 298 लेना है। ठीक है, 1 बार 1 मोलर, सपोज सब 1 हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन सब 1 हो गया, तो क्यू क्या होगा, क्यू क्या होगा 1 होगा। तो एल एन क्यू क्या हो गया, एल एन 1 क्या हो गया 0 हो गया। तो ये जब 0 हो जाएगा तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट होगा। मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या है, फ्री एनर्जी के बराबर होगा जब सब कुछ 1 हो गया। ठीक है, तो यही है डेफिनेशन। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखो, इफ, हाँ वही मैं कर रहा हूँ, इफ reaction is at equilibrium, if reaction is at equilibrium तो डेल्टा जी क्या होगा 0, डेल्टा जी 0 हो गया और रिएक्शन कोएफिशिएंट होगा के, रिएक्शन कोएफिशिएंट के होगा क्यूपी के पी क्यूसी के सी, सही है कि नहीं। तब क्या होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा जी को 0 ले लेंगे, 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये सब जगह यूज होता है, मेटल इनऑर्गेनिक में भी यूज होता है, ऑर्गेनिक में भी यूज होता है। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कितना है, तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होगा -2.303 आर टी लॉग के, ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होगा। समझ आ गया, डेल्टा जी 0 जो स्टैंडर्ड है, देखो डेल्टा जी 0 जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहता है तो हम लोग क्या मानते हैं, जी ए प्लस जी बी इज इक्वल टू जी सी प्लस जी डी, माने दोनों ऑपोजिंग फोर्स, रिएक्टेंट का फ्री एनर्जी प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी सेम हो जाएगा, तब तो इक्विलिब्रियम आएगा, दो ऑपोजिंग फोर्स इक्वल होगा, मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी 0 होगा। कोई भी रिएक्शन है तो चेंज इन फ्री एनर्जी 0 होगा, ये रिएक्शन का कंडीशन है। और अभी अभी तो हम लोग देखे कि डेल्टा जी सिस्टम 0 होने से इक्विलिब्रियम आएगा, अभी देखे थे ना। ठीक है, तो ये याद रखो डेल्टा जी नॉट इतना है। मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ, इसका नोट्स मिल जाएगा, टाइम हो रहा है तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, अभी पढ़े डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू पढ़े, और क्या पढ़े, डेल्टा जी नॉट मीन स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पढ़े। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या आएगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के एस आर टी एल एन क्यू, तो मतलब आएगा आर टी एल एन क्यू बाई के। ठीक है, जो थर्मोडाइनेमिक्स जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो चीज बोल रहा है यहां से हम लोग पा सकते हैं, क्या पा सकते हैं कि नंबर 1, अगर हमारा Q ग्रेटर देन के होगा, थर्मोडाइन इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, Q ग्रेटर देन के होगा तो रिएक्शन गोज इन व्हिच डायरेक्शन, रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड, ये इक्विलिब्रियम बोलता है। अब थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं Q अगर K से ज्यादा हो गया
तो डेल्टा जी क्या हो गया, डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन जीरो हुआ। डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन जीरो मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड, नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्शन ए से बी फॉरवर्ड जाने के लिए डेल्टा जी है +5, तो अगर उल्टा हो गया बी से ए, डेल्टा जी तो स्टेट फंक्शन, तो बी से ए जाएगा तो डेल्टा जी कितना होगा, -5। तो फॉरवर्ड में अगर स्पॉन्टेनियस नहीं है तो इट इज स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये थर्मोडाइनेमिक्स इक्विलिब्रियम का कोरिलेशन। तो सेकंड हम ले रहे हैं Q लेस देन के। अगर Q लेस देन के होगा तो हम इक्विलिब्रियम में क्या पढ़े थे, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, हाँ, Q लेस देन के होगा, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये होता है S। तो Q लेस देन के होगा तो हमारा डेल्टा जी क्या हो रहा है, Q लेस देन के, डेल्टा जी लेस देन जीरो। तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, yes, टेल मी। देखो, कोई रिएक्शन का फॉरवर्ड में डेल्टा जी +5 हो रहा है तो बैकवर्ड में रिएक्शन का डेल्टा जी -5 होगा, क्योंकि डेल्टा जी स्टेट फंक्शन। तो फॉरवर्ड में प्लस होगा तो बैकवर्ड में माइनस होगा। तो फॉरवर्ड में ग्रेटर देन जीरो हुआ तो बैकवर्ड में लेस देन जीरो होगा ना, है कि नहीं। तो इसीलिए हाँ, ये हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ले रहे हैं ना, ये तो हम रिएक्शन हम पॉसिबल है कि नहीं देखनी, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ले रहे हैं। अगर फॉरवर्ड नहीं जा रहा है तो बैकवर्ड जाएगा ना रिएक्शन, क्योंकि रिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल नहीं है तब तो दिक्कत है, ये हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस में बोल सकते हैं। तो थर्ड, इफ Q इज इक्वल टू K, तो रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका नोट्स मिल जाएगा। देखो, लास्ट फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैं स्टैंडर्ड स्टेट में लेता हूँ, स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, हाँ, मैं 1 मिनट में इसको कंप्लीट करता हूँ फिर दिखाऊंगा। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो डेल्टा जी नॉट अभी अभी हम लोग पढ़े माइनस आर टी एल एन के। So this equals to delta H naught minus T delta S naught। ठीक है, तो अब एक काम करो, तो डेल्टा जी इतना है ना, तो इसको एल एन के, एल एन -RT डिवाइड कर दो दोनों। ठीक है, एल एन के में के पी भी ले सकते हैं, तो -RT डिवाइड कर दो, क्या आएगा, एल एन के पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी प्लस डेल्टा एस जीरो बाई आर टी। टी टी कैंसिल हो गया तो माइनस डेल्टा एच जीरो बाई आर टी प्लस टी टी कैंसिल, तो डेल्टा एस जीरो बाई आर आएगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया एल एन के पी। तो अगर इसको लॉग कर दोगे, लॉग के पी, तो ये आएगा माइनस डेल्टा एच जीरो बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस डेल्टा एस जीरो बाई आर आएगा। सही है कि नहीं, ये भी एक फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला, इसको
याद करना है। इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एंथैल्पी भी है और डेल्टा एस भी है। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, log Kp को यहाँ पे ले लिए, log Kp, इसमें 1/t ले लिए, तो कैसे आएगा ग्राफ बताओ? इसका ग्राफ कैसे आएगा बताओ? देखा था? क्लास ही नहीं है ये भाई वो भाई करছো जानी जीरो बता दे क्लास शुरू। तो स्लोप नेगेटिव आएगा, तो स्लोप नेगेटिव आएगा, है कि नहीं? ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। ऐसे स्लोप नेगेटिव, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, मतलब ऐसे आएगा ग्राफ, है कि नहीं? तो ये जो थीटा होगा, ये tan थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच जीरो बाई 2.303 आर, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू होगा y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू डेल्टा एस जीरो बाई आर। तो अगर log kp वर्सेस 1/t अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, log kp वर्सेस 1/t, तो y इंटरसेप्ट जो आएगा उससे हम लोग एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं, और जो स्लोप आएगा उससे हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं। क्या बोलो? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेई में इससे क्वेश्चन आया है। हाँ हाँ हाँ, बेंटॉप इक्वेशन आएगा। तो इससे अगर हम मान लो T1 T2 टेम्परेचर चेंज करेंगे और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे फॉर्मूला आएगा log Kp2 बाई Kp1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये भी एक फॉर्मूला है। बेंटॉप्स पढ़न, हाँ माइनस अंदर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, ये T2 कर दो, ये T1 कर दो, माइनस अगर कर देंगे ये उल्टा हो जाएगा, बस सही है। तो इसको वेंटॉप्स इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो कांस्टेंट, उससे हम लोग एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं, कोई भी रिएक्शन का, कोई भी प्रोसेस का। हाँ हाँ, ये पॉइंट, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला से हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेशन इतना इजी से नहीं कर सकते हैं, यहाँ से एंट्रोपी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ दे दिया तो आराम से कर सकते हैं, बढ़िया से कर सकते हैं, नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, हो गया। और लास्ट पेज देखना है ना किसको? हाँ, ये सेकेंड लॉ खत्म हो गया, ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन बन जाएगा। थर्ड लॉ कुछ नहीं है, थर्ड लॉ बोल रहा है कि, हाँ सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। थर्ड लॉ ये बोल रहा कि एट 0 केल्विन फॉर एवरी प्योर एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंट्रोपी जीरो, एंट्रोपी जीरो, वही थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ क्या, थर्ड लॉ का इंपॉर्टेंस यही है कि हम एंट्रोपी कैलकुलेट कैसे करें। हाँ, एब्सोल्यूट एंट्रोपी जीरो होगा स्टैंडर्ड केस में। देखो थर्ड लॉ क्या है ना, थर्ड लॉ सिलेबस में नहीं था। 2017 में क्या किया, 2017 में जेई मेंस जेई एडवांस स्टार्ट किया, तो तभी क्या किया, जेई मेंस का सिलेबस जेई एडवांस में मर्ज कर दिया। तो पहली बार बोर्ड का मार्क्स ऐड हुआ, तो उसके बाद 65% बोर्ड एलिजिबिलिटी आया, तो बहुत सारा चेंजेस हुआ। उसके बाद थर्ड लॉ को भी ऐड कर दिया। एक्चुअली थर्ड लॉ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है जेई एडवांस में, क्योंकि रिसेंटली ऐड हुआ है।
ठीक है। थर्ड लॉ से कोई उससे है क्वेश्चंस है, पढ़ने के लिए है। हाँ बताएंगे, बताएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन थर्ड लॉ से आता नहीं है क्वेश्चन, जेई मेन सिलेबस में है। जेई एडवांस इसको रखा नहीं है, लेकिन अभी मजबूरन ले लिया है, अभी 2017 में जब दोनों का सिलेबस सेम हो गया, कुछ टॉपिक्स को ले लिया है। तो लेकिन कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, 2 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया थर्ड लॉ से। सेकेंड लॉ से, फर्स्ट लॉ से, थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देख लो। तो ये हाँ, वो सेकेंड केस, फर्स्ट केस डेल्टा क्यू ग्रेटर देन जीरो, थर्मो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम बोल रहा है कि रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ, हाँ ये इक्विलिब्रियम बोल रहा है। हाँ, रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन मीन्स इट गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन मीन्स स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब कौन सा डायरेक्शन में जाएगा वही स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सब ध्यान में रखो और जो क्वेश्चन है सब कर दो। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया है और इसका क्वेश्चन बनाओ। मैं और एक क्लास एक्स्ट्रा लूंगा, कब लेना चाहिए? मंडे ट्यूसडे, कब लेना चाहिए बोल दो टाइमिंग।